हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। जैसे आप सबको पता है मैं डेली लेके आता हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेशन फिजिक्स का। जो 11th में स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और आपको पता है कि IIT JEE और नीट के अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जो फिजिक्स के हैं वो IIT JEE और नीट में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो अभी हम लोग चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वी ऑल नो डैट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसका पार्ट 6 है ये। और लगभग हम लोगों ने 24 से 25 सेशन प्रैक्टिस कर लिया है इसको मिला के, क्योंकि हमने ये चौथा चैप्टर है हमारा। और इसके बाद मैं एक नया चैप्टर इस पर हो सकता है तो एक और सेशन लूँ जो मिसलेनियस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स होगा। उसके बाद एक नया चैप्टर फिर जोश से स्टार्ट करेंगे हम लोग। काफ़ी सेशन ये बेनिफिशियल हो रहा है। जैसे आप सबका फीडबैक है, बस आप चैनल पे बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि फिजिक्स ही आपको स्कोर दिला सकता है और आपको सिलेक्शन दिला सकता है। बस आप ये आपका चैनल को बढ़ाएं ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिले। रेगुलरली कंटेंट हमारा जा रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन कैन नॉट बी 1। अगर यहाँ पे इफिशियंसी की बात की जाए तो आप पहले ही समझ जाएंगे कि इफिशियंसी इज बेसिकली डिफाइंड बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफिशियंसी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे इफिशियंसी क्या कहता है कि मान लीजिए कि आप जानते हैं कि एक सोर्स होगा, ये सोर्स है, और यहाँ पे हीट सप्लाइड हो रहा है, इसका टेम्परेचर दिया हुआ T1 और ये Q1 हीट सप्लाइड है, और यहाँ पे हीट इंजन आपका कनेक्टेड है। HE का मतलब आप समझेंगे हीट 1। अगर ये टोटल हीट सप्लाइड अगर वर्क डन में कन्वर्ट हो गया तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, हीट सप्लाइड वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड, ये होगा। अगर यहाँ पे टोटली ये वर्क डन में कन्वर्ट हो गया तो आप क्या कहेंगे, WQ1 के बराबर है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये वायलेशंस है केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट का। तो केल्विन प्लांक्स ने क्या कहा था कि सिंगल रिजर्वायर के साथ कभी भी हीट इंजन को ऑपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप क्या मान लेंगे यहाँ पे कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, ये सोर्स सिंक है जिसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट एक्चुअली में यहाँ पे रिजेक्ट होगा। तो इफिशियंसी कैन नॉट बी 1। अगर ऐसा होगा तो ये वायलेशंस होगा, और इस तरह के इंजन को कहते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। द इफिशियंसी विल बी 1। तो ये वायलेशंस होगा, इसलिए कभी भी 1 नहीं हो सकता है। इफिशियंसी ऑलवेज लेस देन 1, यानी 100% कम इफिशियंसी होगा। तो आप कहेंगे दिस कॉन्सेप्ट इज बाई सेकेंड लॉ। सिंपल, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, बड़ी प्यारा सवाल है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। देखिए आ गया ना केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। हीट फ्रॉम ए कोल्ड रिजर्वायर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू ए हॉट रिजर्व, ये कहलाता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। याद रखें, ये कहलाता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दो साइंटिस्ट ने अलग अलग डिफाइन किया। एक थे केल्विन प्लांक्स, और दूसरे साइंटिस्ट थे वो क्या थे आपके, क्लॉसियस। केल्विन प्लांक्स का स्टेटमेंट हीट इंजन के लिए वैलिड होता है, और क्लॉसियस का रेफ्रिजरेटर के लिए। जो घरों में आप रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों के लिए वैलिड होता है, जो परफॉर्मेंस की बातें करता है। इफिशियंसी, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट है तो हो नहीं सकता है केल्विन का। इफिशियंसी फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस कैन बी 1। हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर कैन कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क, ये भी गलत है। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज लेस देन 1। तो उनका कहना था कि इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन जो होगा ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए डिवाइस operating on a thermodynamic cycle
इट कैन नॉट द हीट इंटरेक्टेड और कैन नॉट वर्क विद द सिंगल रिजर्वायर। इनका कहना क्या था कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर डिवाइस कि अगर कोई हीट इंजन सिर्फ सिंगल रिजर्वायर के साथ काम करे, तो मान लीजिए यहाँ हीट है और डब्ल्यू है, अगर ऐसा होगा तो ये इम्पॉसिबल साइकिल होगा और ये सेकेंड लॉ का वायलेशंस होगा। इसीलिए इफ़िशियंसी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, इनका कहना था। तो 2 का डी आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल, ध्यान से समझेंगे। इफ एन इंजन टेक्स 5 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर, बना लीजिए रिजर्वायर, ये रिजर्वायर है, मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, ये आपका हीट इंजन में बना देता हूँ, और ये आपका दूसरा रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर 2 है। इसे सोर्स कहते हैं, जहाँ से हीट सप्लाई होता है सोर्स कहते हैं, और जहाँ रिजेक्ट होता है उसे सिंक कहते हैं। ये इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी बॉडी होता है जो हीट को सप्लाई करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है। मान लीजिए 1000 केल्विन है तो टेम्परेचर चाहे वो कितना भी हीट सप्लाई करे, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होता है तो टेम्परेचर उसका वही रहने वाला है। तो ये मान लीजिए कि हीट सप्लाइड Q1 हो रहा है और इसके क्रॉसपोंडिंग वर्क डन W हो रहा है। अगर एक्चुअल साइकिल होगा तो कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होगा। तो ध्यान से, इफ हीट इंजन एन इंजन टेक 5 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर, तो ये कह रहा है कि ये 5 जूल है जे, एंड रिजेक्ट 3 जूल, या Q2 का वैल्यू क्या दिया 3 जूल। तो वर्क डन इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 जूल, सही है। अब पूछा जा रहा व्हाट इज द इफिशियंसी, तो आप जानते हैं इफिशियंसी को अगर टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 1 माइनस T2 बाई T1। अगर नहीं दिया वर्क डन दिया हुआ तो उसके भी फॉर्म में लिख सकते हो वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट फ्रॉम द सोर्स Q1 जिसे कहते हैं, या हीट सप्लाइड जिसे कहते हैं। वर्क डन आपका 2 आया और हीट सप्लाइड का वैल्यू क्या है 5 है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अगर यही परसेंट, यहाँ पर 2.5 दिया लेकिन यही परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी आपसे पूछता तो आप क्या कहते हैं 2/5 इंटू 100, तो आप क्या लिखते हैं 40% इफिशियंसी। लेकिन यहाँ पर डेटा डिजिट में दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 2/5 आंसर हो जाएगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर स्टेप्स ऑफ द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल साइकिल, आप जान लें कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल साइकिल है, मतलब ये एक्चुअल साइकिल नहीं है, थ्योरेटिकल साइकिल है। जितने भी साइकिल हैं कार्नोट साइकिल से कंपेयर करके ही बनाए जाते हैं, और इसमें 4 प्रोसेस होता है, 4 प्रोसेस होता है। पहला दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ध्यान रखें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, और 2 आइसोथर्मल करने का मतलब हीट सप्लाइड, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाइड की बात करें या आप हीट रिजेक्टेड की बात करें, दोनों किस पे होता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे होता है। और 2 आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस मैंने बताया कैसा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना हो। एक आपका एक्सपेंशन होगा और दूसरा क्या होता है अपना कंप्रेशन होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए इसका पीवी डायग्राम अगर ड्रॉ कर दें हम, तो आप देखेंगे पीवी डायग्राम ऐसे बनता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, थोड़ा कर्व होता है, 1 से 2 3 4, ये कहलाता है हीट सप्लाइड। मतलब आप मान लीजिए Q1 हीट सप्लाइड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये Q2 हीट रिजेक्टेड जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये आपका कहलाता है, ये 1 से 2 क्लॉकवाइज साइकिल होता है, क्लॉकवाइज साइकिल को पावर प्रोड्यूसिंग, और 3 से 4 एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, EXP मतलब एक्सपेंशन समझेंगे, और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। तो आइसोथर्मल आप इस तरह से कार्नोट साइकिल 4 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, और आगे भी इस तरह के कोई थ्योरेटिकल साइकिल होता है। यहाँ पे कहता है कि अगर 2 और 2 से ज़्यादा साइकिल रिवर्साइबल साइकिल सेम टेम्परेचर लिमिट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इफिशियंसी दोनों का क्या होगा
सेम होगा। और इसकी इफिशियंसी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर 2 साइकिल ऑपरेट हो रहे हैं तो नो एनी साइकिल टू बी मोर इफिशियंसी दैन द रिवर्सिबल साइकिल मीट कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल से ज़्यादा किसी की इफिशियंसी नहीं हो सकती है। तो आपसे पूछा गया, तो आप पहले ध्यान देंगे कि 2 आइसोथर्मल प्रोसेस किस में है। तो एक यहाँ आइसोथर्मल दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक एडियाबैटिक यहाँ दिख रहा है, दूसरा एडियाबैटिक यहाँ। ठीक है, बहुत सुंदर। आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक यहाँ, आइसोथर्मल दिख रहा है, एडियाबैटिक दिख रहा है। एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, मतलब हीट सप्लाइड यहाँ पे हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये आपका आइसोथर्मल हीट सप्लाइड हो रहा है, एडियाबैटिक सही है। आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, ठीक है, मतलब हीट रिजेक्टेड। और एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब ये प्रोसेस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइसोथर्मल हीट सप्लाइड, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। हीट सप्लाइड हो तो ज़्यादा आंसर सही है, तो 4 का ए आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नोमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कॉन्सेप्ट है। नोमेरिकल क्वेश्चन हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, हम आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इन अ कार्नोट साइकिल इफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर इज 25 डिग्री सी। मतलब T2 का वैल्यू, कोल्ड रिजर्वायर का मतलब T2 दिया हुआ है, और ये T2 का वैल्यू अगर दिया है 25 डिग्री सी, तो कैल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 298 कैल्विन। बहुत अति सुंदर। आप बना ले, पहले डायग्राम बना ले तो और अच्छा हो जाएगा। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर और रिजर्वायर कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की बात कर रहा है, तो क्या कहता है, ये मान लिया T1 है और ये कार्नोट साइकिल है CC, और ये आपका T2 है और ये Q1 है और ये क्या आपका Q2 है और ये वर्क डन है। तो 100% इफिशियंसी होता है थ्योरेटिकल साइकिल का। तो ये कहता क्या, एक रिलेशंस आता है इसमें, Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2, कि अगर 2 या 2 से अधिक साइकिल ऑपरेट हो रहे हैं तो जो कार्नोट साइकिल का रेशियो होता है हीट सप्लाइड सेम आता है, क्योंकि इफिशियंसी सेम होता है उसी तरह से। अब आपसे कह रहा है कि हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर इज 12 जूल, यानी हॉट रिजर्वायर यही है, 12 जूल दिया। एंड रिजेक्टेड कोल्ड रिजर्वायर Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 जूल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर रिजर्वायर का क्या होगा, इसका पूछा जा रहा है हायर टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, Q1 की जगह पर 12 पुट कर दें, Q2 की जगह पर 4 पुट कर दें, और आप लिख दें T1 डिवाइडेड बाई T2 का वैल्यू आप 298 कैल्विन, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है 25 डिग्री सी और आपने कन्वर्ट कर दिया 298 कैल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। ये कैंसिल होगा, यानी T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 298, 894 कैल्विन। कितना आसान क्वेश्चन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन चाहे थ्योरेटिकल हो या नोमेरिकल हो, आपसे आंसर होना चाहिए, सिर्फ डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, ये भी प्यारा सा सवाल है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वर्क ऑब्टेन्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। कह रहा है कि आप बताइए कि वर्क ऑब्टेन रिवर्सिबल समझेंगे, और दूसरा कह रहा है वर्क इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों मैंने बातें लिख दिया कि किसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो आप जानते हैं कि रिवर्सिबल अगर प्रोसेस हो रहा है तो यह एक तरह से आइडियल है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस तभी होता है जब आप एक्चुअलिटी की बात करते हैं। ये प्रोसेस एक्चुअल है, और एक्चुअल प्रोसेस में सम लॉसेस टू बी देयर। एक्चुअल प्रोसेस में क्या होगा, लॉस होगा ही होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे W रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन W इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि उसे डॉटेड लाइन से आप इंडिकेट करते हैं। इसलिए होता है कि इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस इट डिपेंड अपॉन द सम इफेक्ट ऑन द पाथ। कुछ ना कुछ लॉसेज होता है, कुछ ना कुछ लॉसेज होता है, और वो भी जनरली फ्रिक्शंस के कारण। तो अगर लॉस होगा तो वो कभी भी आइडियल साइकिल नहीं होगा, आइडियल के बराबर उसकी वर्क डन नहीं हो सकता। तो आप क्या कहेंगे, W रिवर्सिबल ऑलवेज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल, W रिवर्सिबल ऑलवेज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। तो आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। थर्मोडायनेमिक्स का एक और सेशन लेके आएंगे जिस मिसलेनियस होगा,
जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, बेसिक, सबके एक एक क्वेश्चन मिक्स होगा और वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा और वो पार्ट 7 होगा। आप सेशन को देखते रहें, एंजॉय करें, खुश रहें, बस ऑनेस्टी से मेहनत करते रहें, अपने मेहनत करें। आप ऑनेस्ट रहेंगे तो बाकी के साथ भी आप ऑनेस्ट रहेंगे और पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते रहें। फिर मिलते हैं अगले सेशंस में। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।